हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। What was a scorched earth policy? There is a most important question, a scorched earth policy. There is an answer here in the Java just before the Japanese is occupied. The reason that the Dutch is flow to the scorched earth policy and destroyed the swell mills and burning hogs pills of the gantics and the logs so that they would be not be fall into Japanese hand. There is a most important here कि a scorched earth policy। इसका मतलब दोस्तों यही रहता है कि एक झुलसी हुई पृथ्वी नीति की क्या थी। ये आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसा एक अजीब गरीब क्वेश्चन है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ही महत्व दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसको अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ही जो है महत्वपूर्ण बनाया जाता है, क्योंकि ये एक तरह की नीति थी, एक झुलसी हुई पृथ्वी की नीति। आखिर कैसा? कहते हैं जब जावा क्षेत्र में जापानियों द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने से ठीक पहले, यानी देखा जाए जावा में जापानियों ने कब्जा किया था, लेकिन कब्जा करने से ठीक पहले डचों ने, यानी वहाँ पर डचों का शासन होता था, डच जो है वहाँ रहते थे, ने एक झुलसी हुई पृथ्वी नीति का पालन किया। यानी उन्होंने एक नीति बनाई जिसको उन्होंने पृथ्वी की झुलसी हुई नीति का नाम दिया। इन्होंने क्या किया, इसके अंतर्गत आरा मिलों को नष्ट कर दिया। जो आरा मिल थे वहाँ पर, जैसे पृथ्वी के पेड़ पौधे कट रहे थे, तो उन सारे मिलों को उन्होंने नष्ट कर दिया और विशाल सैगौन के लग के विशाल ढेर को जला दिया, ताकि वे जापानी के हाथों में न पड़ सके और जापानी इसका उपयोग न कर सके। तो समझ में आपको आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और ये एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। इसमें साफ शब्दों में ऐसा ही कहा जा सकता है कि जावा के क्षेत्र में जापानी द्वारा जब कब्जा वहां पर किया जा रहा था, जावा एक क्षेत्र थी जहां पर जापानी अपना कब्जा करना चाहते थे, लेकिन डचों ने क्या किया, वहां पर उनका कब्जा न हो इसलिए उन्होंने झुलसी हुई पृथ्वी की नीति का पालन किया। इसके अंतर्गत क्या हुआ, उन्होंने जो आरा के मिल थे, यानी जहां लकड़ी की चीरफाड़ हो रही थी, वहां को जो उन मिलों को जो है नष्ट कर दिया, और जो लॉग थे, बहुत विशाल लॉग रखे हुए थे, लकड़ के ढेर थे, उन्होंने जो है जला दिया। और जलाया इसलिए कि वो जो है जापानियों के हाथों में न पड़े। इसी नीति को हम क्या कहते हैं, झुलसी हुई पृथ्वी की नीति कहते हैं। मुझे समझ में आ गया कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट बी पार्ट हियर, what were the main causes of the deforestation in India during the British rule? There is a most important question for the exam view. What were the main causes of deforestation in India during the British rule? The here answer, the main case of deforestation were the following. The first here, the British encouraged the production of commercially crop like jute, sugar, wheat and cotton, because there is a commercially crop. There are jute, sugar, wheat and cotton. The production of food grain was needed to be feed the growing urban population, and raw material was required for the British industry in Britain. There is a most important here of British ruler time. The second point here, the British thought that is a forest where is a unproductivity. These were of their view that a space covered with the forest could be used for a cultivation, which could be fetch them a revenue and enhance their income of the state also. There is a most important here. देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो वनों का उन्मूलन मुख्य कारण क्या थे। वन
उन्मूलन का मतलब होता है कि जो इतने सारे पेड़ पौधे काटे गए, आखिर इसका कारण क्या हो सकते हैं? कब? ब्रिटिश शासन के दौरान। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर का हमेशा फेवरेट रहा है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में जो है वनों का जो उन्मूलन यानी काटने का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो देखा जाए तो इसका आंसर साफ शब्दों में यही है कि जो उन्मूलन का मुख्य कारण कुछ इस प्रकार थे कि अंग्रेजों ने जूट, चीनी और गेहूं और कपास जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। क्योंकि आपको पता है कि इससे जो है कमर्शियली क्रॉप थी जूट, चीनी, गेहूं और कपास, इसको व्यावसायिक फसल होने के नाते इसको हर एक क्षेत्र में जो है आसानी से जो है ले जाया जा सकता था। बढ़ती शहरी आबादी को खिलाने के लिए खाद्यान्न के उत्पादन की आवश्यकता थी और ब्रिटेन में ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आता है कि भारत में जो वनों का इतनी तेज़ी से कटाव हुआ, कारण ये था कृषि की क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों के समक्ष सिर्फ यही एक रास्ता था कि भारत से जितना हो सके कच्चे माल जो है अपने देश में ले जाएं और वहाँ पर जो है उसका उत्पादन करके दूसरे देशों से मुनाफा कमाएं। क्योंकि उस समय भारत जो था उपनिवेश बना हुआ था अंग्रेजों का, तो इसमें साफ जाहिर होता है कि अंग्रेजों ने यहाँ पर जूट, चीनी, गेहूं और कपास की व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को बढ़ोतरी दिया। और आपको पता है उत्पादन किस जगह हो सकती है? एक भूमि में होती है जहाँ खुली भूमि हो। अगर मान लो वन रहेगा तो वहाँ पर तो होना संभव ही नहीं है। इसलिए अंग्रेजों ने धनाधूर जो है पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और उसको खेत में कन्वर्ट कर दिया अपने मुनाफे के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत में वन जो है उन्मूलन हो गया, यानी वनों का जो है नष्ट हो जाना स्वाभाविक बात था। दूसरी पॉइंट अगर हम गौर करें तो ये बात साफ हो जाता है कि अंग्रेज सोचते थे कि वन अनुत्पादक है, यानी वन से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये किसका सोच था? अंग्रेजों का। उनका विचार था कि वनों में अशोधित स्थान का उपयोग खेती के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे उन्हें राजस्व प्राप्त हो सकता है और राज्य की आय में भी वृद्धि हो सकता है। यानी अंग्रेजों का साफ मतलब तो यही था कि हम जो है वनों से अधिक हमें चीज़ें प्राप्त नहीं होती है। अगर हम वनों को काट के खेती में कन्वर्ट कर दे तो उससे जो है राजकोष भी बढ़ सकता है। राजकोष का मतलब होता है राजा का जो है पैसे जहाँ इकट्ठे होते हैं उसे राजकोष कहते हैं। तो वो जो है बढ़ जाएगा और इससे राजाओं को भी काफ़ी मुनाफा होगा और हमारा भी काफ़ी मुनाफा होगा, क्योंकि हमारे देश को जो है कच्चे माल की आवश्यकता है, जहाँ पर जो है सभी चीज़ों की उत्पादन करके हम दूसरे देशों से जो है मुनाफा कमा सकते हैं। इन सब लालच के कारण जो है ब्रिटिशों ने भारत में जो है वन उन्मूलन का मुख्य कारण बना। ठीक है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने हर संभव कोशिश किया। तो अवर सी is question here, how were the forests cleared to expand the railway network in India in the earlier 19th century? There is a most important question for the exam view. How were the forests cleared to expand the railway network in India in the earlier 19th century? There is a most important question for the exam view. The answer here, first point, the spread of the railways is from the 80-50s create a new demand of timber. There is a most important 80-50s is a create a new demand for the timber. And second here, a railways was needed for the spread of trade in India. To run is a locomotives. Wooden was needed as a fuel, and the lay of railway line as a sleepers were required to hold tight track together. There is a most important here. As the railway track spread, a large number of trees were felled. There is a government give a contract to the individual to the supply of timber, and these contractors began cutting tree is indiscriminately. There is a most important question of C. देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आया है C बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए जंगलों को कैसे साफ किया गया था। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है और एग्जामिनर जो है इस क्वेश्चन को जरूर उठाता है। यही 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए जंगल को कैसे साफ किया गया। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1850 के दशक में रेलवे के प्रसार ने इमारती लकड़ी की एक नई मांग पैदा कर दी। यानी 1850 के दशक में रेलवे के प्रसार ने इमारती लकड़ी की एक नई
मांग पैदा कर दी। आखिर इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए 1850 के दशक में रेलवे लाइन की विस्तार हुआ। अब रेलवे लाइन की विस्तार होने से क्या हुआ कि हमें दूर दराज क्षेत्रों में लकड़ी ले जाना था और बहुत शहरों में लकड़ियों की मांग बढ़ गई थी। इसलिए एक दूसरे क्षेत्र से इस क्षेत्र में आने में जो है रेलवे ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अब कहते हैं जब संसाधन रहता है तो मांग भी बढ़ जाती है। अब लाने ले जाने के लिए रेलवे तो एक संसाधन के रूप में कार्य कर रहा था और यही बात जो था इसकी जो है बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बना कि रेलवे लाइन बिछ जाने की वजह से मांग भी बहुत आसानी से बढ़ गई और पहुंचाना भी सरल हो गया। इसलिए जो है 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के कारण जंगलों की धड़ाधड़ सफाई की गई। दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि भारत में व्यापार के प्रसार के लिए रेलवे की आवश्यकता थी। यानी भारत में व्यापार करने के लिए रेलवे बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि एक जगह से दूसरे स्थान उस समय कहते हैं बस से जाया नहीं जा सकता था। सिर्फ पानी का जो होता था जहाज़ों का इस्तेमाल की जाती थी और वो हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था। लेकिन रेलवे को जो है हर क्षेत्र में जो है उपलब्धता किया जा सकता था। कहते हैं लोकोमोटिव्स को चलाने के लिए ईंधन के जो है रूप में लकड़ी की आवश्यकता होती थी और रेलवे लाइन बिछाने के लिए स्लीपरों की आवश्यकता होती थी ताकि पटरियों के एक साथ पकड़ा जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसलिए जो है वनों का जो है उन्मूलन कराना स्वाभाविक बात बन गई थी कि ईंधनों के रूप में लकड़ियों की आवश्यकता थी और लकड़ियों के काटने जो है पेड़ पौधे से ही हमें प्राप्त हो सकती थी। कहते हैं जैसे जैसे रेल की पटरियां फैली बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। लकड़ी की आपूर्ति के लिए सरकार ने व्यक्तियों को ठेके दिए और ठेकेदारों ने धड़ाधड़ पेड़ काटने शुरू कर दिए। आपको तो पता ही, अगर किसी को 2 पेड़ काटने के लिए कहा जाता है तो ठेकेदार उस जगह 5 पेड़ काट देते हैं। सेम ऐसा ही कंडीशन हुआ। गवर्नमेंट ने जो है उनको उस समय परमिशन दे दिया कि आप जो है कुछ लकड़ियों को काट सकते हो, लेकिन यहाँ पर ठेकेदार ने लालच की जो है आंखें बंद कर ली और लालच की इतनी बड़ी सीमा दिखाई कि बहुत सारे पेड़ को जो है काट के रख दिया, जिसकी वजह से जो है वन उन्मूलन हुआ। तो ये सारी बातें जो थी 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में देखने को मिला, जहाँ पर जो है भारत में रेलवे नेटवर्क की विस्तार करने से जंगलों को जो है साफ किया गया। तो आप समझ गए होंगे कि 1850 के दशक में रेलवे के प्रसार जो है इमारती लकड़ी की मांग पैदा कर दिया काफ़ी हद तक, और व्यापार को जो प्रसार करने के लिए जो है रेलवे लाइन को बिछाने जाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसलिए जो है यहाँ पर पेड़ पौधों को काटा गया। तीसरी बात था कि सरकार ने ठेकेदारी दे दिया ठेकेदारों को। ठेकेदार ने जो है धड़ाधड़ जो है पेड़ों की कटाई कर दी, क्योंकि उनको मुनाफा चाहिए था। तो 2 पेड़ काट के तो उनको मुनाफा मिलना नहीं था, इसलिए 2 की जगह परमिशन मिली है तो उस जगह वो 10 पेड़ काटे करते थे, जिसके कारण जो है वनों का सफाया हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से, और मुझे विश्वास है कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता है। इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना, समझ लेना, क्योंकि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में डिस्प्ले हो रहा है तो लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इस पार्ट का। Here the D question here is the most important. State any 3 main characteristics of tropical deciduous forest. There is a most important question for the exam view. State any 3 main characteristics of tropically deciduous of forest. There is a most important here. The answer here, the main character of the tropical deciduous forest here, the first, these are the most widespread forests in India. There is a first point is the most important here. These are the most widespread forests in India. And second here, they are also called the monsoon forest and are spread over 2 regions. And third point here, they receive a rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter here. And fourth point is the most important here. Trees shaded. They are live for the about 6 to 8 weeks in a dry summer. There is a 4th point is the most important according to here tropical decidual forest. There is a most important. यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन को छोड़ना हमारे लिए जो है समझदारी वाली बात नहीं रहेगी अगर इस चैप्टर के अंतर्गत हम कर रहे हैं तो। यानी उष्णकटिबंधीय पनपती वनों की किन्हीं 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मैंने उष्णकटिबंधीय पनपती वनों का ही एक क्वेश्चन डाला है, बाकी जो भी हो पनपती वन हो या कुछ भी हो, कुछ हद तक सबका फीचर एक जैसा ही होता है। सिर्फ आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके रिगार्डिंग एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर बना के दे दिया जाता है जो कि महत्वपूर्ण रहता है
और वो आपके लिए करना जरूरी भी है। चलिए देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों की विशेषता क्या हो सकती है। तो पहला विशेषता तो ये है कि ये भारत में सबसे अधिक फैली हुई वन है, यानी देखा जाए तो भारत में इसका विस्तार जो है बहुत अधिक है, यानी भारत में सबसे अधिक फैली हुई ये वन है। दूसरी बात पे अगर हम नज़र करें तो यही बात दर्शाता है कि इन्हें मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है, यानी मानसूनी वन भी इसे कहते हैं, और ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ होता है, यानी इसको दूसरा क्या कहते हैं, मानसून वन भी कहते हैं, और ये काफ़ी क्षेत्रों में फैले हुए होते हैं। यहाँ पर हम देखा जाए, क्योंकि हम पनपती वन कहते हैं तो वन के लिए जो है पानी की मात्रा अधिक होती है, जो कि तीसरा पॉइंट दर्शा रहा है कि वहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के जो है बीच वर्षा प्राप्त करते हैं, यानी यहाँ पर बरसात अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो है वनों की संख्या अधिक होती है। आपको पता है कि जहाँ पर रेन होगी, जनरल सी बात है कि वहाँ पर जो है पेड़ पौधों की जो है अपनी काफ़ी अच्छी विशेषता दिखाई देगी। चौथा पॉइंट यही बात को दर्शाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कि शुष्क जो है ग्रीष्म काल में पेड़ लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। अगर शीतकालीन चलता है तो इसको जो है 6 से 8 सप्ताह के अंदर अंदर जो है पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देता है। ये उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों की विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों की क्या विशेषता है। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन इसको याद अच्छे से कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये दर्शाता है कि भारत में सबसे अधिक फैले हुए वन हैं। दूसरा ये कहते हैं कि इसे मानसून वन भी कहा जाता है और ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। तीसरी बात कहता है कि 200 सेंटीमीटर से 770 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और चौथा पॉइंट यही कहता है कि ग्रीष्मकाल में पेड़ 6 से 8 सप्ताह के अंदर अंदर अपनी पत्तियों को गिरा देता है, क्योंकि धूप तो पड़ती नहीं है सर्दियों में, इसलिए जो है इनकी पत्तियां बहुत जल्दी गिर जाती है। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी और हिंदी के पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी। सेकेंड क्वेश्चन, हु वेयर द क्लंग्स? That the Klungs is the most important here and mentioned in 4 characters of the community. There is a most important question for the exam view. Who were the Klungans? There is a most important. The answer here, the Klungans were tribals. There is a Klungans were a tribals community of Java. There is a most important here. The Klungans were tribals is a community of Java. There is a 4 characteristics of here. There is a most important characteristics. Who were the Klungans? Klungans is the tribals community of Java, is the tribes. Okay, and there is the characteristics here. They were a skilled forest cutter and shifting cultivator. There is a most important feature here. They are skilled of the forest cutters and shifting cultivators. And next year they had a great skill of building places. There is a most important here, a great skill of building places. And the third point is the most important here. They were so valuable that is a 1755 when the Matharam's kingdom of Java split. There is a 6,000 Klangan families were equal divided between to the two kingdom. There is a most important here, a 1755 when the Matharams is a kingdom of Java spread. There is a 6,000 is a Klangan family were equally divided between two kingdoms. And the next point here, the Klangan is a work under to the Dutch. Klangan is a work under to the Dutch when the Dutch is began to the gain control over the forest in a 18th century. There is a most important here point. The Klangan work under Dutch and when to Dutch is began to the gain control over to the forest in a 18th century. देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कलंगन कौन थे और इसके समुदाय की 4 विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। आप सोच रहे होंगे कि कलंगन होते कौन है और ये कैसे थे। देखा जाए अगर कलंगन की हम बात करें तो जावा का एक आदिवासी समुदाय था, यानी ये आदिवासी थी, ठीक है, और ये आदिवासी समूह को ही हम कलंगन के नाम से जाना जाता है इसमें। और इनकी विशेषता क्या थी ये जानना और भी दिलचस्प रहेगा कि ये जो है कुशल वन काटने वाले और खेती करने वाले किसान थे।
यानी कलंगन देखा जाए कि आदिवासी होते हुए भी ये जो थे वन को काटने में बहुत ही कुशल थे। बड़े से बड़े पेड़ पौधों को काटना उनकी एक सरल सी काम थी। इसीलिए कलंगन जो थे एक आदिवासी थे और उनका जो कार्य था, विशेषता थी, वो पेड़ पौधे काटने में बहुत कुशल थे और साथ में साथ पेड़ पौधे तो काटते ही थे, प्लस खेती करने में भी काफ़ी अव्वल थे। यानी खेती करने वाले किसान भी एक तरह से थे। देखा जाए तो कलंगन की और भी बात है कि महलों के निर्माण में इनका बड़ा ही कौशल था। ठीक है, इसलिए जो है इनको डच जो है काफ़ी प्रोत्साहित किया करते थे। यानी ये जो थे महलों के निर्माण में इनका काफ़ी कुशलता को दर्शाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। कहते हैं यहाँ तक ही नहीं था इनकी विशेषता, कहते हैं वो इतना मूल्यवान थे कि 1755 में जब जावा का जो है मतरम राज्य विभाजित हुआ तो कहते हैं 6000 कलंगन परिवार दोनों राज्यों के बीच सामान्य रूप से विभाजित हो गए। आप समझ सकते हो कि एक आदिवासी जनजाति के लिए राजाओं ने इतनी बड़ी कदम उठाया, जिसको जातियों को यानी उनके फैमिलियों को दो विभिन्न भागों में बांट दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन ऐसे व्यक्ति, कुशल व्यक्ति को जो है उनको न मिले, इसलिए बराबर भागों में इनको बांटा गया। ठीक है, जब जो है जावा में कहते 1755 में जब जावा का जो मातरम राज्य विभाजित हुआ तो इनको जो है दो भागों में बांटा गया। कहते हैं 6000 परिवारों को सामान्य भागों में बांटना आम बात नहीं थी, क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंट के वजह से ही बांटा गया। कितनी इम्पोर्टेंट थी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कबीलाएँ समाज जो थी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी उस समय के राज्य के लिए। देखा जाए तो अगला पॉइंट यही दर्शाता है कि कलंगों में डचों के अधीन काम किया। यानी कलंगरों ने जो है डचों के अधीन ही काम किया जब 18वीं शताब्दी में डचों ने जंगल पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जंगलों पर जब डचों का नियंत्रण हो गया तो कलंगन को तो कहते हैं आदिवासी समुदाय थी और इनको जो है कहीं और जाना संभव ही नहीं था, तो इन्होंने जो है डचों के अधीन काम करना ही स्वीकृत किया, क्योंकि अगर वो उनके अधीन कार्य नहीं करते तो उनका जो है जीवन और बच्चों को पालन पोषण करना संभव ही नहीं था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम व्यू से, जिसको आपको समझना चाहिए, अच्छे से कर लेना चाहिए। मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, कलंगन कौन थे और इस समुदाय की 4 विशेषता। तो कलंगन आपको पता लग गया होगा कि ये एक आदिवासी समुदाय था और इनकी विशेषता इतनी थी कि आप देख सकते हो कि माताराम राज्य के विभाजन हुआ तो इनको दो विभिन्न भागों में बांटा गया कि इनकी इंपॉर्टेंस को जो है हाथ से चला ना जाए। हेयर थर्ड, why are the forests affected by the war? There is a most important question for the exam view. Why are the forests affected by the war? That is the most important. Forests are affected by a war because forest products are used for fulfilling various need and requirement during to the war. In the case of the India during to the First World War and Second World War, the forest department was cutting tree freely to the meet of British war needs. And during there is a Second World War is a Java, just before the Japanese occupy the regions and the Dutch flew to the scorched earth policy and destroying the sway mills and the vending hogs pills of the Gantrix log, so that they did not fall into the Japanese hand. I have already discussed this question. The Japanese is the exploited there is a forest richly for there is a war industries, forcing a village to cut down a forest, and many villagers took this opportunity to expand a cultivation in a forest, and thus war also lead to be destruction of forest. There is the most important here answer, and here जो कि दोस्तों यहाँ पर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है और एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन हमेशा रहा है। अब कोई भी जो है पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन जरूर पूछी जाती है कि युद्धों में वन क्यों प्रभावित होते हैं, युद्धों में जो है वन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आपको थोड़ा समझ लगाने की ज़रूरत है कि युद्धों में वन क्यों प्रभावित इतने होते हैं और या युद्धों में वनों का इतना उपयोग क्यों होता है। तो आपको पता ही होगा कि वन जो है किसी भी जनजाति के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि वन से हमें हर चीज़ जो है बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है और इसीलिए जो है वनों का युद्धों में बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है। कहते हैं वनों से हमें बहुत ऐसे उपयोगी चीज़ भी मिल जाता है जो हमें युद्ध में काम आती है। कहते हैं वन युद्धों से प्रभावित होते हैं क्योंकि उन उत्पादों का उपयोग युद्ध के दौरान विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। भारत के मामले में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वन
विभाग ने ब्रिटिश युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से पेड़ों को काटा जा रहा था। जावा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने से ठीक पहले डचों ने एक झुलसी हुई पृथ्वी नीति का पालन किया और आरा मिलों को नष्ट कर दिया। जैसे हम ये क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन ए पार्ट में। और विशाल संगोल लौंग के विशाल ढेर को जला दिया ताकि वो जापानी के हाथों में ना पड़े। अगर ये ढेर जो है जापानियों के हाथों में पड़ जाता तो संभवतः जो था हम द्वितीय और फर्स्ट एंड सेकेंड विश्व युद्ध में हम हार जाते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो है अगर उनके हाथों में ये सारे जो लकड़ी के लॉग थे अगर पड़ जाते जापानियों के हाथ में तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के नज़ारा कुछ और ही बन जाता। क्योंकि आपको पता है कि उस समय जो था इतने हथियार नहीं हुआ करते थे जितने आज के समय में है, तो इन्हीं लकड़ियों का जो है इस्तेमाल वो लोग हर संभवतः किया करते थे। जापानियों ने अपने युद्धों के लिए जंगलों का अंधाधुंध दोहन किया और जिससे ग्रामीणों को जो है जंगलों को काटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई ग्रामीणों ने जंगलों में खेती का विस्तार करने के लिए इस अवसर का लाभ भी उठाया, क्योंकि आपको पता है उस समय धुंधुर जो जंगलें कट रही थी तो जो है वहाँ के जंगली लोगों ने भी ऐसा ही कार्य को जो है लाभ उठाया। उन्होंने भी बहुत मात्रा में जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बना लिया। इस प्रकार युद्धों के कारण भी वनों का विनाश हुआ। तो कहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि जो युद्ध होते हैं योद्धाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए दोस्तों, जंगल जो होता है कई मायने में छुपने के लिए भी बहुत आसानी से जो है उसको मुहैया करा देता है, क्योंकि जंगल इतनी घनी होती है, वहाँ पर जाना भी किसी भी जो है अपराधी के लिए बहुत ही सरल हो जाती है। और एक बार वो जंगलों में पहुँच जाए तो कहते हैं वो कन्फ्यूजन फॉरेस्ट की तरह कार्य करती है। इसलिए युद्धों में जो है जंगलों का विशेष महत्व रहती है और इसका अपना विशेष स्थान रहता है। कहते हैं आपने कई फिल्में भी देखे होंगे जहाँ पर जंगलों का जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाया गया है और उसको जो है छुप छुप के वार करने में भी बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे गोरिल्ला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पुराने समय में जब यहाँ पर मुग़ल आए थे तो उस समय कहते हैं पंजाब के क्षेत्रों को लोगों ने गोरिल्ला युद्ध करने पे काफ़ी जो है महारत हासिल कर लिया था और इसके लिए वो जंगलों का क्षेत्र ही उपयोग किया करते थे। गोरिल्ला युद्ध एक तरह का ऐसा युद्ध होता था जहाँ पर छुपके जो है हम दुश्मनों पर टूट पड़ते थे और अचानक जो है जंगलों में छुप जाया करते थे। तो ये काफ़ी जंगल जो थे महत्वपूर्ण थे ऐसे ऐसे युद्धों के लिए। देखते हैं बहुत से ऐसे युद्ध हुए जो जंगल गवाह है, इसमें बहुत से युद्धों को जीता भी गया। और जंगलों के उपयोग तो आप संभवतः जानते ही हैं। तो कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आ जाए, चाहे जंगल का उपयोग आ जाए, चाहे जंगल का युद्ध में क्या उपयोग होता है या युद्धों में वन क्यों प्रभावित होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे उनको हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन समझ में तब आएगा जब आप इसको नोट करोगे अपने कॉपी पे और बार बार जो है रिवाइज करोगे, बार बार समझने की कोशिश करोगे, तभी जो है ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। The fourth question is the most important here. Explain any 5 way in which the lives of the villagers were affected by the Forest Act. There is the most important question here. Explain any 5 way in which the lives of the villagers were affected by the Forest Act. The here answer: the lives of the villagers were affected by the forest law. First of all, there is a forest law is the most important here. Now their villagers were deprived of their customary practice like hunting, cutting, grazing, and their cattle collected to the fruit, etc. There is the most important activity here. Villagers, they are like hunting, cutting, grazing their cattle, and collecting of fruit, etc. There is the most important for the live. And the second here, one of the major impact was on the practice of the shifting, cultivation, or wooden agriculture. There is a second point is the most important here. One of the major impact was on the practice of the shifting, is the cultivation and wooden agriculture. And third here is most important. People were now to the forest to the stall birds from to the forest, and if there is a catched, they were at the mercy of the forest guards who would be take bribes from them. There is also important here. And the next point here, the women who is collect the fuel woods were especially warriors. There is a most important here point. And it was a common for a police constable and forest guard to be harsh other people by demanding free food from them. There is also important here.
देखिए दोस्तों, यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है कि वन अधिनियमों द्वारा ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 तरीकों का आपने व्याख्या करना है कि जब वन अधिनियम लागू किया गया तो ग्रामीणों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया। आपको शायद पता हो कि पुराने समय में लकड़ियां से ही भोजन बनती थी और लकड़ी से ही घरों का निर्माण होता था। लेकिन जब वन अधिनियम लगा दिया गया तो इससे जो है काफ़ी प्रभावित हुआ। कहते हैं वहाँ का जीवन जो है काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि उनको जो है न जलाने के लिए लकड़ी मिलती थी, न वनों में उनके जाने का प्रवेश दिया जाता था। तो इसके वजह से कई टाइम जो है संघर्ष की जो है माहौल बनती रही। तो इन्हीं बातों को आपने यहाँ पर उजागर करना है, इसी बात को आपने पॉइंट व्यू से देना है। जैसे कि मैंने भी यहाँ पर देने की कोशिश किया है। पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि वन कानूनों के ग्रामीण जीवन में क्या प्रभाव हुआ। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जब ग्रामीण अपनी प्रथागत प्रथाएं जैसे शिकार करना, काटना, अपने मवेशियों को चराना, फल इकट्ठा करना आदि में वंचित थे, यानी जब वन अधिनियम लागू किया गया तो उनको जो है शिकार करना, काटना, मवेशियों को चराना और फल इकट्ठा करने से उनको वंचित कर दिया गया। वनों में प्रवेश करने से मनाही कर दी गई। तो उनका जीवन जो था एक तरह से देखा जाए तो ठप सी पड़ गई थी। तो ये क्यों हुआ? नए वन अधिनियम लागू करने से ग्रामीण जीवन बहुत काफ़ी प्रभावित हुआ। कहते प्रमुख के प्रभाव से एक झूम खेती या जो है झूमंतरी कृषि पर था। यानी पहले वो झूम खेती किया करते थे, घुमंतरू कृषि किया करते थे, अब उस पर भी रोक लग गई। आपको पता है कि झूम खेती को जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, यानी वो शिफ्ट कर कर के अपना जो है फसल उगाया करते थे, कृषि किया करते थे। लेकिन वन अधिनियम लाने के कारण क्या हुआ, अब जो है वो जो है झूम खेती नहीं कर सकते थे। अब कहीं एक जगह ही उनका जीवन यापन करना था, क्योंकि पहले वो वन को खाली करके वहाँ पर जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए 1 साल के लिए करते थे और फिर छोड़ देते थे। अब ऐसे करना उनके लिए संभवता नहीं थी। बात अगर हम अगली पॉइंट की करें तो यही बात दर्शाता है कि जब लोगों को जंगलों को से लकड़ी चुराने के लिए मजबूर किया जाता था। अब देखिए, जब उनको जो है वनों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, नहीं उनको वनों से कुछ प्राप्त करने दिया जा रहा था, तो वो करेंगे क्या, कैसे अपने जीवन यापन करेंगे? तो जर्नल सी बात है, वो लकड़ियाँ चुराएंगे ही। ठीक है, जंगलों में जो है बिना जो है उस आज्ञा के प्रवेश करेंगे ही करेंगे। वो जर्नल सी बात आ जाती है। अगर हम किसी चीज़ को रोके तो चुराएगा ही, जनरल सी बात है। अगर वे पकड़े जाते थे तो वे वन संरक्षकों की दया पर निर्भर थे, जो उनसे रिश्वत भी लिया करते थे। अगर मान लीजिए अगर आप लकड़ी करते, चोरी करते पकड़े जाते थे ग्रामीण लोग, तो उनसे वो रिश्वत भी लिया करते थे छोड़ने का, या उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया करते थे। तो ये बहुत बड़ा जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए वन अधिनियम के अंतर्गत, जो कि काफ़ी दुखदायक भी था। कहते हैं कई बार तो उनके साथ दुराचार भी किया करते थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जलाऊ लकड़ी एकत्र करने वाली महिलाएं विशेष रूप से चिंतित थी, क्योंकि उनका भोजन जो है बनना संभव ही नहीं था, क्योंकि उनके समक्ष कोई और दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि लकड़ियां लाने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। कुछ महिलाएं अगर लकड़ियां लेने जाती थी, अगर पकड़ी जाती तो उनके साथ शोषण भी किया जाता था। तो इसके वजह से जो है ग्रामीण औरतों की दुर्दशा भी जो है बहुत ही बुरी हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय वन अधिनियम लाया गया था, और ये जो है जनरल सी बात है कि लकड़ियों को उनको ले जाने में मनाही करते थे, तो इसलिए वो चोरी किया करते थे, जिसका जो है उनका बुरा प्रभाव उन पर पड़ता था। कहते हैं अगर देखा जाए 5वां पॉइंट तो यही दर्शाता है कि पुलिस कांस्टेबल और वन रक्षक के लिए लोगों से जो है मुक्त भोजन की मांग करके उन्हें परेशान भी करना आम बात थी। यानी जो वन रक्षक होते थे, पुलिस कांस्टेबल, ग्रामीण लोगों से जो है मुफ्त भोजन मंगवाते थे और उनका शोषण किया करते थे। तो कहते हैं वन अधिनियम ने कई मायने में जो है ग्रामीण लोगों के जीवन बहुत के तर के वितर कर दिया। Here the 5th question is the most important here. What kind of life is led by their tribals of the Bastar? There is the most important question here. What kind of life is led by the tribals of Bastar? There is the most important here answer. The people of Bastar believe that each villager was given it is a land by the earth. The people was of Bastar is a belief that each villager was given its land by the earth, and in a return they look after the earth by making some offerings at the each agriculture festival.
There are most important here point that took after the earth by making some offering at the each is a agricultural festival. And second point here, the addition to the earth, they show respect to the spirit of the river. The so there the spirit or respect of the spirit of the river, the forest and mountain as well. There is the most important thing here, the respect of the spirit of river, forest and mountain as well. And third point here is the most important also. The sign that each villagers knows is where it is the boundaries lies their local people. Look after all the natural resource within that is a boundary. There is the third point is the most important. So the each villager is a now there is a boundary lies. Local people look after all the natural resource within the boundary. And next point is the most important here. If the people from a village or want to take some woods from to forest of another village, they pay a small fee called to the Devasari is a dam or money in the exchange. There is a most important here. Pay a small fee is called Devasari and then and man in the exchange. Some villagers also protect their forest by engaging a watchman and each household contributes some grain to pay them. There is a most important here. The some villagers also protect their forest by engaging a watchman and each is a household contribute some grain to pay them. And every year there is a big hunt where is the head man of villager is there is a paragon is a meet of discuss issue of the concern including a forest. देखिए यहाँ पर जो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही लेंगे जो एग्जामिनर का जो है बहुत काफ़ी फेवरेट रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। तो उसी के अंतर्गत जो है हमारा पांचवा क्वेश्चन भी अपने इम्पोर्टेंट को यहाँ दर्शा रहा है कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंट कैसे हो सकती है। देखिए बस्तर के आदिवासियों का जीवन कैसी थी, जो हम बस्तर आपको पता है इस चैप्टर में हम या तो जावा क्षेत्र की बात करते हैं या बस्तर क्षेत्र की बात करते हैं, जहां पर जो है आदिवासी जीवन अपना जीवन व्यतीत करता है और यहां पर जो जापानीज अपना इफेक्ट डालना चाहता है, ठीक है, और अंग्रेज जो है हर क्षेत्र में अपना कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन वन के अंतर्गत आता है, रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यही सब होता है कि वन को संरक्षण कैसे किया जाए। तो जितना बात यहाँ इस चैप्टर में थी उस सारी क्वेश्चनों को जो है मैंने अपने जो है नॉलेज से उठाने की कोशिश किया है और आपका ये नॉलेज लगाना है कि भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखें और कैसे जो है इसको अपने लिए संरक्षित करें जो एग्ज़ाम तक हमारे लिए काम आ जाए। तो ये सोचना आपका काम है, मेरा नहीं है। तो इसको जो है फटाफट इसको नोट कर लीजिए जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फटाफट इसको जो है दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि मैं जानता हूं कि ये 5-6 क्वेश्चन के अंतर्गत ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई ना कोई बन के आएगा, चाहे घुमा के आए चाहे जैसे मर्जी आए, होगा इसी बेस पे आंसर, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, बस्तर के आदिवासियों का जीवन कैसा था। बस्तर के लोगों का जो है मानना है कि प्रत्येक गाँव की उसकी भूमि जो है पृथ्वी ने दी है, यानी कोई भी गांव हो कोई भी क्षेत्र हो वो सारे के सारे जो है भूमि पृथ्वी ने ही दी है, यानी वो पृथ्वी माता को मानते थे, इसलिए ये समझते थे कि ये जो है भूमि दिया हुआ है पृथ्वी माता का दिया हुआ है और बदले में वे प्रत्येक कृषि उत्पाद में कुछ भेंट देकर पृथ्वी को देखभाल करते हैं। यानी देखा जाए तो वो लोग उत्सव भी मनाते थे, पृथ्वी के उत्सव, जिसमें पृथ्वी के लिए वो कुछ न कुछ चढ़ावा भेंट दिया करते थे। तो ये बस्तर के आदिवासियों का जीवन का प्रमुख झलक थी। दूसरी बात यहाँ ये दर्शाता है कि वो पृथ्वी के साथ साथ नदी, जंगलों और पहाड़ी के आत्माओं के प्रति सम्मान दिखाते थे। यानी ये आदिवासी लोग जो है नदी को, जंगलों, पहाड़ों की आत्माओं को जो है सम्मान करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। तो उनकी जीवन इस प्रकार वो लोग बिताया करते थे। अगर थर्ड पॉइंट की तरफ प्रकाश डालें तो यही बात यहाँ आती है क्योंकि प्रत्येक गाँव जो है जानता है कि उसकी सीमाएं कहाँ है, यानी प्रत्येक गांव जानता था कि उनकी सीमाएं कहाँ तक जो है लिमिट है। यानी आपको पता है कि आज भी हर क्षेत्र में जो है बाउंड्री बनाई गई है, तो उस समय भी जो है गाँव की बाउंड्री बनाई जाती थी और प्रत्येक गाँव वालों को वो जानते थे कि उनकी सीमा कहाँ तक थी। स्थानीय लोग उस सीमा के भीतर सभी प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल किया करते थे, ठीक है। जहाँ पर क्षेत्र जो गाँव बनता था उस क्षेत्रों को देखभाल करना उनका दायित्व था और वो जो है महत्वपूर्ण कार्य भी समझा करते थे। अगर हम चौथी पॉइंट की बात करते यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगलों के कुछ लकड़ियां लेना चाहते थे तो बदले में
देवसारी या दंड या आदमी नामक छोटा सा शुल्क देना पड़ता था। अब सोचिएगा कि देवसारी और दंड या आदमी नामक छोटा सा शुल्क क्या होता है। यानी दंड का नाम यही होता है कि आदमी, यानी उनको जो कुछ समय के लिए एक व्यक्ति को देना पड़ता था जो कि उनके कार्य करने में सक्षम होते थे और उसके बदले में वो लकड़ियाँ दिया करते थे। देवसारी का मतलब होता है कुछ हद तक जो है उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ सामान देना पड़ेगा अगर उनके जंगलों में जाके अगर आप लकड़ी लेते थे तो। यानी अपने बाउंड्री से अगर दूसरे बाउंड्री में वो जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ जो है भेंट के रूप में या शुल्क के रूप में देना पड़ता था। तो ये बस्तर के आदिवासियों लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। उसके पश्चात 5वें पॉइंट पे हम विचार करें तो कहते हैं कुछ ग्रामीण चौकीदारों को जो है नियुक्त करके अपने जंगलों की रक्षा भी किया करते थे। अब देखिए ये नहीं था कि यहाँ पर जो है अंग्रेज ही चौकीदारों की नियुक्ति करते थे, यहाँ पर ग्रामीण जो लोग थे वो भी चौकीदारों की नियुक्ति करते थे कि उनके जंगल में कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश न करे और वहाँ से जो है इम्पोर्टेंट संसाधन को न चुरा ले। इसलिए जो है ग्रामीण लोग चौकीदारों की नियुक्ति भी किया करते थे अपने जंगलों की सुरक्षा के लिए और प्रत्येक घर उन्हें भुगतान करने के लिए कुछ अनाज का योगदान देता था। जैसे आपने देखा होगा कि शहरों में अगर स्ट्रीट लाइट जलती है चाहे चौकीदार लगता है तो उस सोसाइटी से हर एक व्यक्ति से जो है कुछ ना कुछ अमाउंट ली जाती है और चौकीदार हो चाहे बिजली आ रही हो चाहे कुछ भी हो उनकी जो है भरपाई की जाती है। सेम कंडीशन उस समय में भी था, लेकिन उस समय अनाजों का योगदान दिया जाता था जो चौकीदार जंगल की रक्षा में नियुक्त होता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर हम अंतिम पॉइंट की बात करें तो यही है अंतिम पॉइंट कि हर साल एक बड़ा ही शिकार होता था। यानी हर साल एक बहुत बड़े शिकार वो लोग किया करते थे जहां प्रांगण के गांव के मुखिया मिलते थे और वन सहित चिंता के मुद्दे पर चर्चा किया करते थे। यानी वहाँ पर जो था एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता था जहाँ पर हर एक गांव के मुखिया आते थे और वो गांव के जो कंडीशन थी, वनों की जो व्यवस्था थी, इस पे जो है वो अपनी चिंताओं को व्यक्त किया करता था और इसमें होने वाले सुधारों पे भी विचार विमर्श किया जाता था। तो इस तरह से जो था बस्तर के लोग के जीवन जो थी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और हर क्षेत्र में उनका जीवन जो है बहुत ही सुचारू रूप से माना जाता था। The sixth question is the most important here and very easy also. They explain any 5 causes of deforestation in India under the colonialism rule. That is the most important question here. Explain any 5 cases of deforestation in India under colonialism rules. The first point here is the most important here. A population increase. The demand for a food went up. There is a most important here. A population increasing and demand for food went up. There is a reason why deforestation of the forest. And the second point here, British encourage the production of the commercially crop. There is a most important here. Raw material is produced. There British encourage the production of the commercially crop. There is a most important point here. And third point is also important. Forest where is a productive. There is a unproductive here. Forest where are unproductive. And fourth point is most important. The spread of the railway from 18th to 15th century. There is the most important here. 1815 as century. The spread of railway from. There is the reason for the deforestation of the forest. And the fifth year, by the early 19th century, oak forests in the England were disappearing. This is a create a problem for a timber supply for the Royal Navy. There is a most important point here. There is a deforestation of India by the early 19th century. Oak forests in England were disappearing, and this is create of problems of a timber supply by the Royal Navy. This point is the most important here. Emergence of plantation. There is a most important here of 5 causing of deforestation in India under 2 canonical rules. There is a most important point of population increasing the demand of food, and the British encouraged to the production of the commercial crop. Forests were up productivity, and the spread of railway from 1815s and the early 19th century. Oak forest England is disappearing. There is a most important point discussing here. Note down your notebook. There is a most important point here. यहाँ पर जैसे हमारे समक्ष आया है अंतिम क्वेश्चन जो कि अपनी महत्ता के साथ दर्शा रहा है कि उपनिवेशित शासन के तहत भारत में जो है वनों का उन्मूलन किन्हीं 5 कारणों की आपने बताना है कि क्या
भारत में उपनिवेश शासन के तहत भारत में वनों का उन्मूलन क्यों किया गया और वनों का उन्मूलन से जो है क्या प्रभाव पड़ा। यानी यहाँ पर हमने 5 जो है कारणों का जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करना है कि भारत में उपनिवेश शासन के तहत भारत में वन उन्मूलन के किन्हीं 5 कारणों का हमने जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करने की कोशिश करना है। देखिए, अगर आप एग्जाम में पॉइंट व्यू आंसर देते हो तो एग्जामिनर बहुत खुश होता है और आपको जितने नंबर होंगे 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के होंगे और 5 पॉइंट आप दर्शाते हो तो 5 मार्क्स जो है आसानी से दे देते हैं। ठीक है, अगर उसी को पैराग्राफ के रूप में लिखते हो तो थोड़ा सा जो है एग्जामिनर को कन्फ्यूज़ होता है और वो उसको पॉइंट नहीं दिख पाता है, जिसकी वजह से जो है आपको नंबर जो है उसी हिसाब से वो देगा। तो इसीलिए आप जितना हो सके संभवतः हो जिस क्वेश्चन को आपकी समझ हो उसमें पॉइंट ही दर्शाओ तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने 5 पॉइंट लिया है, बेशक क्वेश्चन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी यहाँ 5 पॉइंट जो है बहुत साधारण है। अगर हम पहली बात करें अगर उपनिवेश शासन के तहत भारत में वन उन्मूलन कारण क्या था तो सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि जनसंख्या बढ़ना और भोजन की मांग बढ़ेगी। जनरल सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी भोजन की मांग बढ़ेगी तो वनों का काटना स्वाभाविक बात बन जाती है। जैसे अभी आधुनिक युग में आप देख रहे होगे, अभी जो वर्तमान अभी चल रहा है उसमें देखोगे कि अभी जो है बहुत क्षेत्रों को जो है काट के वहाँ पर घरों का निर्माण किया गया है, बड़े बड़े फैक्ट्री बनाई गई है, तो अभी वनों का जो है बहुत मात्रा में काट दी गई है। तो ये कहते हैं अंग्रेजों के समय क्या आज के समय भी हो रहा है। तो इसमें जनरल सी बात है, जनसंख्या जैसे बढ़ेगी वैसे ही भोजन की मांग भी बढ़ेगी और उसी तरह से जो है वनों का काटे जाना स्वाभाविक बात रहेगी। दूसरी बात यही आती है कि अंग्रेजों ने जो है वर्जनिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। हमने कई क्वेश्चनों में डिस्कस इस बात पे किया था कि भारत में वनों का काटने का सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर से जो है अंग्रेज जो है फसलों में वर्जनिक कृषि करवाना चाहते थे, जो कि कच्चे माल के रूप में वो अपने देश में उसके उत्पादन के रूप में बनाने थे। इसलिए उन्होंने वनों को काट के जो है वहाँ पर उन फसलों को लगाना सुचारू समझा जिन फसलों से उनको कमर्शियली पैसे मिल सके, यानी जिनसे पैसे प्राप्त अधिक मात्रा में होते थे वही फसलों के लगाने के पक्ष में थे और इसके लिए वो जो थे धड़ाधड़ वनों की कटाई किए जा रहे थे। वन जो है अनुत्पादक थे। कहते वन में आपको पता होगा कि वहाँ पर जो है पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो ये पेड़ पौधे से जो होता है खाना प्राप्त भी नहीं होता, यानी भोजन भी हमें प्राप्त नहीं होता। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिसमें फल हमें फ्रूट मिलते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से पेड़ पौधे होते हैं जिसमें हमें फ्रूट नहीं मिलते। इसलिए वन जो है अनुत्पादक थे, यानी बहुत उत्पादक नहीं कर सकते थे और इससे इंसानों की आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, वनों को खाली करके जो है वहाँ पर कृषि करना स्वाभाविक समझा। अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात देखें तो 1850 के दशक से रेलवे का प्रसार, कहते हैं रेलवे के प्रसार ने भी भारत में वन उन्मूलन का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि जितना जगहों पर रेलवे का विस्तार किया गया उन क्षेत्रों के वनों को जो है बहुत अधिक मात्रा में सफाया कर दिया गया, जो 1850 के अंतर्गत था। कहते हैं 19वीं शताब्दी के आरंभ तक इंग्लैंड में ओका के जंगल गायब हो रहे थे, यानी ओका के जंगल बिल्कुल ही कट चुके थे इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड वासियों ने जो है भारत पे रुख किया और इसने जो है रॉयल नेवी के लिए लकड़ी की आपूर्ति की जो है समस्या पैदा कर दी और जिसके वजह से भारत में जो है वन का उन्मूलन होना स्वाभाविक बात बन गया। तो कहते हैं जब इंग्लैंड में जंगलों गायब होने लगे, ओका ट्री खत्म हो गई, तो 19वीं शताब्दी में जो है अंग्रेज भारत की तरफ रुख किए और भारत के भी जंगलों का जो है उन्होंने धड़ाधड़ कटाई करके यहाँ का जो है वन उन्मूलन करना एक रूल बना दिया। तीसरे अगर आखिरी पॉइंट की हम बात करें जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृक्षरोपण का उद्भव। कहते हैं वृक्षरोपण का उद्भव भी उस समय हुई जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो ये सारी कारणें जो थी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट थी कि उपनिवेश शासन के तहत भारत में वन उन्मूलन के कारण। तो इसे जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत आसान पॉइंट है, इसको याद करना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर याद नहीं कीजिएगा तो वो आपके माइंड में जाएगा नहीं और वो आपका होगा भी नहीं, ये सिर्फ इस मोबाइल में ही रह जाएगा या यहाँ पर ही रह जाएगा, मेरे पास ही रह जाएगा, आपको इस ज्ञान का जो है प्राप्ति नहीं होगा। अगर ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो उसको नोट डाउन करो, उसको बार बार याद करो, बार बार समझो और देखो ये क्यों नहीं आपको याद होगा। ये तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इतनी आसान रूप से दर्शाया है कि इसको याद करना आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो सोचना नहीं है, आपने इसको अच्छे से याद करना है और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। ठीक है, अब जो होगा हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, अगले 5-6 क्वेश्चन फिर से लेंगे। तो इसी तरह से आप तिरपान से सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर सब्सक्राइब करके अभी भी सेव नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो अगले चैप्टर का जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और अगले चैप्टर से आप अनभिज्ञ रह जाएंगे। अगले जो है क्वेश्चन जो होंगे 6 होंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे।